पिछले क्लास में जैसा कि मैंने बताया था आप लोग को कि नंद दुलारे वाजपेयी समन्वयशील स्वच्छंदतावादी समीक्षक थे। इन्होंने छायावाद युग में अपनी आलोचना का श्री गणेश किया था और एक स्वच्छंदतावादी आलोचना के क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित किया था। नंद दुलारे वाजपेयी का समीक्षात्मक दृष्टिकोण हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की भूमिका, आधुनिक साहित्य की भूमिका और नया साहित्य नए प्रश्न के आरंभ में स्थापित उनके 29 पृष्ठों के निकष तथा उनकी सूरदास और प्रसाद की व्यावहारिक समीक्षाओं में विशेष रूप से देखने योग्य है। इन सब में नंद दुलारे वाजपेयी का समीक्षात्मक दृष्टिकोण आविर्भूत हुआ है। उन्होंने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की भूमिका में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए आलोचना संबंधी अपनी 7 चेष्टाओं की ओर संकेत किया है। पहला है कवि की अंतर्वृत्तियों का अध्ययन, दूसरा कलात्मक सौष्ठव का अध्ययन, तीसरा टेक्निक या शैली का अध्ययन, चौथा समय और समाज तथा उनकी प्रेरणाओं का अध्ययन, पांचवा कवि की जीवनी और रचना पर उसके प्रभाव का अध्ययन और छठा है कवि के दार्शनिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों का अध्ययन, सातवां है काव्य के जीवन संबंधी सामंजस्य और संदेश का अध्ययन। इस तरह से नंद दुलारे वाजपेयी मूलतः कवि की अंतर्वृत्तियों और कलात्मक सौष्ठव पर बल देते हैं। उन्होंने आधुनिक साहित्य की भूमिका में पश्चिम के ये 4 समीक्षा पद्धतियों से बचने की बात करते हैं। पहला, वैयक्तिक मनोविज्ञान पर आधारित समीक्षा पद्धति, दूसरा समाजवादी समीक्षा, तीसरा कला विज्ञानवादी या पुरानी परंपरा और चौथा उपयोगितावादी या नीतिवादी। इनका एक और महत्वपूर्ण वाक्य है। तो उन्होंने कहा है कि पिछले 50 वर्षों से हिंदी साहित्य की जो मर्यादा बन गई है उसे हम किसी भी स्थिति में टूटने न देंगे। यानी कि हिंदी साहित्य की जो मर्यादा छायावाद युग से पहले और भारतेंदु युग के बाद जो बनी, उसी मर्यादा का वो अतिक्रमण नहीं करना चाहते हैं। उसी मर्यादा के अंदर रह करके हिंदी की परंपरा का विकास बहुत ही निर्बाध ढंग से चलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य की जो पूर्व निर्मित मर्यादा है उसकी रक्षा करते हुए उसके अनुकूल पाश्चात्य समीक्षा पद्धतियों के विवेकपूर्ण स्वीकार को उचित समझते हैं। उन्होंने रस को भारतीय काव्यशास्त्र का अंतरंग सत्य और अलंकार को सौंदर्य का उद्घाटक तथा वक्रोक्ति, रीति और ध्वनि को काव्य के अभिव्यंजना पक्ष से संबद्ध मानते हैं। नया साहित्य नए प्रश्न में अपनी समीक्षा संबंधी मान्यताओं को स्पष्ट करते हुए नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है कि प्राचीन साहित्य और समीक्षा मोटे तौर पर आदर्शवादी रही है। उसमें बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव का आकलन का प्रश्न कम रहा है। साहित्य की प्रेषणीयता के संबंध में साधारणीकरण संबंधी भारतीय धारणा
और मत की तुलना तत्संबंधी विदेशी मतों से भी करनी होगी। भाव विनियोग संबंधी व्यंजना या ध्वनि सिद्धांत भारत की विशेष संपत्ति है। इसे हम पश्चिम को भारत की देन के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। साहित्य में भावना और बुद्धि के समन्वय तथा काव्य की नैतिकता जैसे प्रश्नों पर पाश्चात्य साहित्य शास्त्र बहुत समय से विचार कर रहा है। उसकी उत्पत्तियों का हमें ध्यान रखना होगा। इस तरह से नंद दुलारे वाजपेयी प्राचीन भारतीय साहित्य और उसकी समीक्षा को वर्तमान समय में भी उपयोगी मानते हैं। वाजपेयी जी पाश्चात्य और भारतीय सिद्धांतों के सुंदरतम तत्वों का समन्वय चाहते थे। वे भारतीय विचारधारा को आदर्शोन्मुख रखते हुए स्वस्थ और विकासोन्मुख यथार्थवाद को भी स्वीकार करना चाहते हैं। इसलिए ये प्रकृतिवादी यथार्थवाद, अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद और निराशा तथा कुंठावादी यथार्थवाद से हिंदी साहित्य को अलग रखने की बात करते हैं। वाजपेयी जी सहृदय का अर्थ वाजपेयी जी सहृदय का अर्थ मानवीय संवेदनाओं से परिचित व्यक्ति करते हुए समीक्षा के क्षेत्र में उसके निर्णय की प्रामाणिकता को भी अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हैं। नवी कविता के संबंध में जो क्षणवाद है, संशयवाद है, लघु मानववाद है, अस्तित्ववाद है, इन सबको ये युद्ध की विभीषिका और प्रयोगवाद के दुष्परिणाम के रूप में देखते हैं और यह देखकर प्रसन्नता अनुभव करते हैं कि नई कविता में एक समरसता आ गई है और यह समरसता भारतीय काव्य चिंतन, दर्शन और विचारधाराओं के योग से बन रही है। इसका मतलब यह है कि ये नंद दुलारे वाजपेयी जी नई कविता को लेकर भी अपना मत प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि जो नई कविता में क्षणवाद, संशयवाद, लघु मानववाद, अस्तित्ववाद, ये सारे वाद हैं, वे युद्ध की विभीषिका और प्रयोगवाद के दुष्परिणाम हैं। और नई कविता में जो सरसता की बात है उससे वे प्रसन्न हैं और कहते हैं कि यह समरसता भारतीय काव्य चिंतन, दर्शन और विचारधाराओं के योग से बन रही है। वाजपेयी जी के समीक्षात्मक दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें उनकी व्यवहारिक समीक्षाएं भी ध्यान से पढ़नी होंगी। सूर की आलोचना में वे लिखते हैं, स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करें, घटनाक्रम का आभास भी दें और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप, सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखाते जाएं। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में ही मिलती है। देखिए ये क्या कह रहे हैं, स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करें, घटनाक्रम का आभास भी दें और साथ ही समुन्नत कोटि के यानी कि उन्नत कोटि के रूप, सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखाते जाएं। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में ही मिलती है। गोचारण तथा गोवर्धन धारण के प्रसंग कथात्मक हैं, लेकिन उन कथाओं को भी सजाकर सुंदर भावगीतों में परिणत कर दिया गया है और यह सौंदर्य अद्भुत है। हम आसानी से यह नहीं समझ पाते
कि कथानक के भीतर रूप सौंदर्य या मनोगीतियों के चित्र देख रहे हैं, अथवा मनोगीतियों और रूप की वर्णना के भीतर कथा का विकास देख रहे हैं। इतना सुंदर अद्भुत सूरदास की समीक्षा नंद दुलारे वाजपेयी ने की है कि वह अप्रतिम है। सूर का सौंदर्य दर्शन या सूर की सौंदर्य चेतना, इस पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं नंद दुलारे वाजपेयी। वो कहते हैं कि यह जो गोवर्धन धारण और गाय चराने वाला दृश्य है वह कहानी जैसा है, लेकिन सूरदास की यह विशेषता है कि उन्होंने इसको अनुपम भाव गीत में का स्थान दे दिया है। अनुपम भाव गीत में इसको बदल दिया है और हमें यह पता ही नहीं चलता है कि इसे हम कहानी के रूप में ग्रहण करें या फिर कविता के रूप में। ये दोनों को एक दूसरे से मिला दिए हैं सूरदास। कहते हैं वाजपेयी जी व्यवहारिक समीक्षा में सौंदर्य बोध पर अधिक बल देते हैं और कहते हैं कि इनको आधुनिक कवियों में प्रसाद जी सबसे प्रिय हैं, क्योंकि घटनाक्रम और परिस्थिति विशेष को पृष्ठभूमि में उपस्थित कर देते हैं प्रसाद जी, इसलिए इन्हें प्रसाद जी बहुत प्रिय हैं। प्रसाद ने भी रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य को प्रमुख स्थान दिया है। घटनाओं की विशदता उनमें नहीं है। वाजपेयी जी रूप का स्थूल चित्रण भी नहीं चाहते, वे चेतन चेष्टाओं की झलक देखना चाहते हैं। कहना चाहें तो कह सकते हैं कि यदि आचार्य शुक्ल के काव्य सिद्धांत तुलसी के आधार पर निर्मित हुए हैं तो वाजपेयी जी की मान्यताएं प्रसाद से प्रभावित हैं। दोनों आलोचकों के इसमें यही अंतर है। इस तरह से नंद दुलारे वाजपेयी का समीक्षात्मक दृष्टिकोण उभर करके सामने आता है। प्रसाद जी एक आनंदवादी कलाकार थे, वाजपेयी जी रसवादी समीक्षक थे, परंतु प्रसाद जी का रसवाद नैतिकता या स्थूल उपयोगिता का आधार लेकर नहीं चला है। वाजपेयी जी भी नैतिकता का बंधन स्वीकार नहीं करते। सौंदर्य स्वतः शिव है, ऐसा आपका विश्वास है। इसीलिए नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं, मेरी समझ में इसका सीधा उत्तर यह है कि महान कला कभी अश्लील नहीं हो सकती और सौंदर्य असत्य तो हो ही नहीं सकता। यह तो चेतना की झलक है। यह सौंदर्य की एक महान परिभाषा गढ़ रहे हैं कि सौंदर्य स्वतः शिव है। बिना शिव यानी कि कल्याण के सौंदर्य हो ही नहीं सकता। यदि सौंदर्य है तो उसमें कल्याण स्वाभाविक ही है। नंद दुलारे वाजपेयी इसी बात को कह रहे हैं कि महान कला कभी अश्लील नहीं हो सकती और सौंदर्य असत्य नहीं हो सकता। यह तो चेतना की चिन्मय की झलक है। नैतिकता और स्थूल उपयोगिता के आग्रह से वाजपेयी जी को एक खतरा दिखाई पड़ता है। वे कहते हैं कि इसमें साहित्य और समाज की विविध ऐतिहासिक स्थितियों और कवियों की रुचि और परिस्थिति से बनने वाले काव्य व्यक्तियों का आकलन नहीं किया जा सकता। नैतिकता और स्थूल उपयोगिता से यदि हम काव्य को आकलित करना चाहें तो इससे काव्य का संपूर्ण मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। और इसी मान्यता के कारण इन्होंने आईए रिचर्ड्स और उसके समर्थक जो शुक्ल जी हैं, उन दोनों से अपना पथ अलग कर लिया है। सूर और प्रसाद जी के अतिरिक्त इन्होंने और अन्य रचनाकारों की भी समीक्षा की है। उनकी ये समीक्षाएं उनकी दृष्टि को व्यापक और विशद रूप में स्पष्ट करती है। नंद दुलारे वाजपेयी ने
प्रेमचंद और महादेवी वर्मा के बारे में भी लिखा। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद का जो मानसिक संगठन है वह कल्पना विहीन और गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना एक स्थूल भौगोलिक चौहद्दी में सिमटी प्रतीत होती है। उनको महादेवी वर्मा की अंतर्मुखता भी खटकती है। जैनेन्द्र का आत्मपीड़न अर्थहीन लगता है उन्हें, और राहुल तथा यशपाल की रचना दृष्टि वैज्ञानिक यथार्थवाद के सूत्र में बंधी हुई प्रतीत होती है। इस तरह से नंद दुलारे वाजपेयी ने अन्य आलोचकों, अन्य रचनाकारों के संबंध में भी अपनी समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं। उन्हें उपेंद्रनाथ अश्क का यथार्थवाद उद्देश्यहीन लगता है और जैनेन्द्र तथा अज्ञेय के उपन्यासों का सामाजिक प्रभाव संदिग्ध लगता है। इस तरह से नंद दुलारे वाजपेयी अन्य अनेक रचनाकारों की भी समीक्षा करते हैं। सौष्ठववादी समीक्षकों की भांति उन्होंने सदैव काव्य सौंदर्य का निरूपण करने वाले दार्शनिक सिद्धांतों और मतों को महत्व न देकर अपनी व्यक्तिगत रुचि और सौंदर्य संवेदना को ही प्रमाण माना है। वाजपेयी जी के विषय में कहा गया है कि यह बतलाना कि उनका अमुक दृष्टिकोण पर आग्रह है कठिन है, क्योंकि उनका स्वयं का दृष्टिकोण परिवर्तित होता रहता है। उनके बारे में ऐसा कहा गया है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। जैसे जैसे उनका मानसिक स्तर विस्तृत होता गया, क्षितिज व्यापक होता गया, वैसे वैसे उनकी दृष्टि कुछ व्यापक और संतुलित हुई। लेकिन यह कहना कि उनका खुद का ही मंतव्य बार बार बदलता रहा, यह गलत है। उन्होंने समग्र दृष्टिकोण से मूल्यांकन करने का औचित्य समझा और कलाकारों के संबंध में उनकी धारणाएं भी बदली, किंतु उनकी आलोचना का मानदंड नहीं बदला। उन्होंने अपनी 5वीं महत्वपूर्ण पुस्तक के संबंध में खुद कहा है कि यदि आज पुस्तक की पुनरावृत्ति करनी हो तो मैं इनमें से प्रत्येक लेखक की वैयक्तिक और सामाजिक जीवनी, उसके क्रियाकलाप और मनोभावना तथा उनकी धारणाओं, विचारों और जीवन संबंधी आदर्शों के क्रमिक विकास का अधिक प्रामाणिक और संतुलित विवरण देना चाहूंगा। प्रस्तुत निबंधों में मेरी यह वस्तुन्मुखी अभिरुचि व्यक्त नहीं हो सकी है, यद्यपि इसके कारण कवियों और लेखकों के साहित्यिक मूल्यांकन में कोई बड़ी कमी आ गई है, यह कहना अतिरंजना होगी। इसका मतलब यह है कि ये प्रत्येक लेखक के वैयक्तिक जीवन और सामाजिक जीवन को भी अपनी समीक्षा का आधार बनाते हैं। समय के साथ उनके चिंतन और समीक्षा पद्धति में गहराई आती गई। वे सच्चे भावक हैं, सौंदर्य के उपासक हैं। और प्रेमचंद की आलोचना में उन्होंने कहा है कि इस शिव शब्द को हम व्यर्थ समझकर निकाल देना चाहते हैं। सत्य और सुंदर पर्याप्त है। सत्य और सौंदर्य को वो मूल मानते हैं आलोचना के क्षेत्र में। तो यह रही वाजपेयी जी की, नंद दुलारे वाजपेयी जी की समीक्षात्मक दृष्टिकोण का एक स्वरूप रहा कि उन्होंने किस आधार पर अपने समीक्षा का स्तंभ खड़ा किया, किस मूल बात को उन्होंने आधार बनाया। तो हम देखते हैं कि मूलतः उन्होंने सौंदर्य चेतना को आधार बनाया और साथ ही साथ भारतीय चिंतन को मूल रूप में ग्रहण किया। पाश्चात्य चिंतन को भारतीय चिंतन के अनुरूप लेकर ही ग्रहण करने का सुझाव दिया। तो इस तरह से नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी समीक्षक के रूप में एक महत्वपूर्ण समीक्षक हैं, जो कि छायावाद युग में आविर्भूत हुए थे। ठीक है।